ले बेटा, अगर आपको याद हो हमने स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन शुरू की हुई है, और जब हम स्टेक होल्डर को डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले हमने देखा था कि स्टेक होल्डर होता कौन है। अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था हर वो बंदा जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की भी इंटरेस्ट हो, उसको कहा था ये उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है। वो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता हो या उससे इफेक्ट हो सकता हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हो या उससे इन्फ्लुएंस हो सकता हो, इसको हमने कहा था ये स्टेक होल्डर है। और जब हमने स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज किया था तो हमने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया था। मेन जो दो कैटेगरीज है, एक इंटरनल स्टेक होल्डर, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की चार दीवारी के अंदर के हैं, इनको इंटरनल कहा। और जो लोग इस चार दीवारी के बाहर के लोग हैं, इन्वायरमेंट के, उनको हमने कहा था ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। तो बेटा इसी डिस्कशन को आज हमें आगे बढ़ाना है। याद रखिएगा ये जो मेन दो कैटेगरीज हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की ही है। इन्हीं में से आगे हमने दो मजीद कैटेगरीज बनाई हुई है, इन्हीं में से, वो अलग से नहीं है, इन्हीं में से, उन्हीं को हम कहते हैं एक मेन स्टेक होल्डर और कनेक्टेड स्टेक होल्डर। मेन स्टेक होल्डर और कनेक्टेड स्टेक होल्डर, ये याद रखिएगा, ये कोई अलग से नहीं कि इनकी मेन कोई कैटेगरीज है, नहीं। ये जो दो कैटेगरीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते ही ये दो हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इन्हीं में से हमने क्या कर दिया, कुछ को मेन स्टेक होल्डर कह दिया और कुछ को हमने कनेक्टेड स्टेक होल्डर कह दिया। अब बेटा अगर हम बात करें कि मेन स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, बेटा वैसे भी जनरल बात है कि अगर यहाँ पे बात हो रही है कि देखो बेटा अगर कोई भी बिजनेस हो, इस बिजनेस का मेन स्टेक होल्डर कौन सा हो सकता है? ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी बेस के ऊपर ये बिजनेस चल रहा हो, जिसकी इशारों के ऊपर ये बिजनेस चल रहा हो, जो बिजनेस को बड़े लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता हो या उससे बड़े लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता हो, उसको हम कह रहे हैं इसका मेन स्टेक होल्डर है। तो सर इस बिजनेस का कौन मेन स्टेक होल्डर हो सकता है? इस कंपनी के जो बड़े हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इस कंपनी का सीईओ है, क्या वो मेन स्टेक होल्डर होंगे कि नहीं? उन्हीं के कहने के ऊपर तो सारी की सारी कंपनी चल रही है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग हैं। इसके बाद अगर आप देखो बेटा, एक चीज मुझे बताओ, क्या ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, इनका भी कोई बड़ा होता है? बिल्कुल सर होता है, क्योंकि ये लोग जो अपॉइंट किए होते हैं वो किए होते हैं शेयर होल्डर से। और शेयर होल्डर अगर चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं, और ये लोग जवाबदेह होते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर भी इंतहाई इंपॉर्टेंट और मेन स्टेक होल्डर है। तो यहां पे यही बात कर रहा है बेटा, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स इन ए कंपनी आर यूजुअली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉसिबली आल्सो सीनियर एग्जीक्यूटिव बिलो बोर्ड लेवल्स। जारी बात है। और आगे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर कैन वोट अगेंस्ट द री इलेक्शन, वही बात कर रहा है कि शेयर होल्डर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन लोगों के डिसीजन मेकिंग को आगे मजीद। और ये डायरेक्टर्स वगैरह जो भी हो, ये शेयर होल्डर से बड़े लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इसलिए बेटा ये जो डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं, ये कंपनी के हम कह सकते हैं ये मेन स्टेक होल्डर है। उसके बाद बेटा अब बात आ गई कनेक्टेड स्टेक होल्डर की। सर बताओ किसी भी बिजनेस का कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन होता है? अगर मैं बेटा इसको बता रहा हूं कि किसी भी बिजनेस का कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन सा होगा, याद रखिएगा किसी भी बिजनेस का कनेक्टेड स्टेक होल्डर वो होगा जिसका इस बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर इसके साथ कोई रिलेशनशिप बना हो। और दूसरा मैं इसको कह सकता हूं, मैं उसको कहूंगा इस बिजनेस का कनेक्टेड स्टेक होल्डर जिसका कोई कमर्शियल स्टेक लगा हो इस बिजनेस के अंदर। दो तरह के लोग होते हैं कनेक्टेड, ये समझने के लिए बात कर रहा हूं। जब वो पेपर में पूछेगा, पेपर में जिस तरह पूछेगा और आपने जिस तरह आंसर देना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो मैं बेटा आपको बता रहा हूं इसको समझने के लिहाज से कि किसी भी बिजनेस का कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन होता है, वो बंदा जिसका इस बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर इसके साथ कोई ताल्लुक हो, या कोई कमर्शियल बेनिफिट इस बिजनेस के साथ छुपे हुए हो। जैसे मान लो कि जो सप्लायर होता है, क्या उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता? वो हमें सप्लाई करता है, कमाता है। जो हमारा मेजर जो कस्टमर टाइप के लोग होते हैं, जो मान लें जो मेजर हमारी सप्लाई को खरीदता हो, वो उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता। बैंक जो हमें लोन देकर बैठा हो, क्या उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता? और जो एंटिटी जो हमसे माल खरीदती हो, क्या उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता? इवन जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जो पैसा लगा के बैठे हुए, क्या कमर्शियल बेनिफिट को लेकर नहीं बैठे हुए? तो कहने का ये मतलब है, बड़ी सारे मोस्टली जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इस तरह का कमर्शियल बेनिफिट अटैच हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको हम कह देते हैं ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर है। लेकिन हमारी किताब क्या कहती है, हमने किताब की सुनना है, कहते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन्स वो लोग जो ये तीन जिनमें खसूसियात होंगी। जब पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछेगा हुआ था कनेक्टेड स्टेक होल्डर या डिफाइन द कनेक्टेड स्टेक होल्डर, तो आप क्या कर रहे होंगे, ये तीन बातें बेटा वहां पे लिखेंगे, याद रखिएगा। तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन से हैं? कहते हैं हम उनको स्टेक होल्डर कहेंगे इज नॉट ए डिसीजन मेकर, जो डिसीजन मेकर नहीं, जो फैसले नहीं कर रहे कंपनी के फैसले तो मैनेजमेंट कर रही होती है ना, जो टॉप मैनेजमेंट है,
तो कहता है कि ये जो लोग हैं, जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर हैं, इनका ताल्लुक है कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर हो, कमर्शियल बेनिफिट हो या कमर्शियल कोई ताल्लुक हो, लेकिन ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। ये लोग जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर होता है इज नॉट पार्ट ऑफ द परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होता। ये नहीं होता कि जब तक कंपनी चल रही है ये भी साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इज नेवरदलेस वेरी इन्फ्लुएंशियल, ये कंपनी के मामला में बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ज्यादा। यानी कि कंपनी की जो फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग है, जो फ्यूचर के मामलात हैं, उस फ्यूचर के मामलात में ये ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकते। इन लोगों के पास मान लो कि इस तरह की पावर नहीं होती ये हमारे फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सके। तो आपने ये तीन बातें, खुदारा ये तीन बातें वहां पे लिखनी है। अगर तो ऊपर लिखना चाहे, उसके बाद ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर या कोई कमर्शियल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ। लेकिन जो वैसे बता रहे होंगे वो बेटा ये तीन बातें आप बता रहे हो। अब बात आ गई द मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर इन ए कंपनी आर यूजुअली, कौन कौन से उसके एग्जांपल भी पूछेगा साथ। डिफाइन द कनेक्टेड स्टेक होल्डर, और कनेक्टेड स्टेक होल्डर के कुछ एग्जांपल भी दे दो। जो बेटा ये यहाँ पे लिखे हुए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंप्लॉइज है, की सप्लायर है, की कस्टमर है, कहते हैं इन लोगों को हम कनेक्टेड स्टेक होल्डर कह सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर या मान लो कि कोई ना कोई कमर्शियल रिलेशनशिप इन लोगों का होता है कंपनी के साथ। अब बेटा हम बात करने लगे ये जो स्टेक होल्डर होते हैं, मोस्टली कनेक्टेड, ये डेफिनेटली ये जो स्टेक होल्डर होते हैं इनके पास कुछ पावर्स होती है। क्योंकि देखो हमने यही डिस्कस किया ना कि हम स्टेक होल्डर उसको कहेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता हो या इससे इफेक्ट हो सकता हो, इन्फ्लुएंस कर सकता हो या इन्फ्लुएंस हो सकता हो, या उसकी कोई इंटरेस्ट हो। तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं किसी को कि हमारा स्टेक होल्डर होगा जब हमें इफेक्ट कर सकता हो या इफेक्ट हो सकता हो, तो अगर वो हमें इफेक्ट कर सकता है उसके पास कुछ तो पावर्स होंगी ना। तो वो कौन सी पावर होंगी उस स्टेक होल्डर के पास जिसकी बेस के ऊपर वो हमें इफेक्ट कर सकता है। अब हम इस लिहाज से इस बात को देखेंगे। तो बेटा अगर पावर्स को देखें तो कहता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके पास दो तरह की पावर्स हो सकती है। कुछ एक्सटर्नल पावर हो सकती है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ पावर हो सकते हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज ऑफ पावर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये कोई स्टेक होल्डर है, इसकी इंटरनल पावर की और एक्सटर्नल पावर की, बेटा याद रखिएगा इसकी एक्सटर्नल पावर की बात करूंगा तो वो पावर्स होगी जो इसको इसके एनवायरनमेंट से मिल रही है, जो इसको इसकी जात से नहीं बल्कि इसके एनवायरनमेंट से मिल रही है। और अगर मैं बात करूं इसकी इंटरनल वो उसकी पावर्स की, वो पावर्स होंगी जो इसको अपनी वजह से, जो इसको अपनी वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, जो खुद की जात की वजह से इसको जो पावर्स मिल रही है उसको कहेंगे ये इंटरनल स्टेक होल्डर है, ये इंटरनल पावर्स है। खैर अब एक एक करके बेटा डिस्कस करते हैं। अगर तो हम बात करें सोर्सेज ऑफ पावर एक्सटर्नल की, तो सबसे पहले बात करते हैं लीगल राइट्स की। कि देखो कुछ स्टेक होल्डर के पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो हमें इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपकी कंपनी ने क्या किया, आपकी कंपनी ने जाके किसी बैंक से लोन ले लिया है। अब जब बैंक से लोन लिया होगा तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना प्रॉपर, और अगर आपने टाइम के ऊपर पैसा वापस ना किया, क्या वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आपको फाइन कर सकते हैं, कोई हर्जाना आपको मान लो कि आपके ऊपर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। इसलिए बड़े सारे लोग होते हैं जिनके साथ आपने कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ अरेंजमेंट किया होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट अब उनके पास एक कहीं ना कहीं ये जवाब होता है, उसको इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कोई कानूनी चारागोई कर सकते हैं। बड़े सारे इंप्लॉय होते हैं, उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किया होता है 2 साल, उससे पहले आप उनको निकाल ले सकते हैं। और बड़े सारे इस तरह के लोग हैं जिनके साथ इस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर कोई ना कोई रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं पब्लिसिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स आर लेजिस्लेटर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव मार्केटिंग की पावर रखते हैं। अगर वो मार्केटिंग करना शुरू कर दें, कुछ नेगेटिव कहना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स कौन से हैं? वो ये जो हड़तालें कर रहे होते हैं, जो या ये कह सकते हो ये कुछ यूनियंस वगैरह बनी होती हैं, जो इत्तेहाद बने होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। प्रोटेस्ट ग्रुप्स हैं, ये प्रोटेस्ट ग्रुप आपको पता ही, जिसको हम मोमबत्ती माफिया कहते हैं, मोमबत्ती माफिया कह लो, या जिसको ये सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप या प्रोटेस्ट ग्रुप्स माइट बी इन्फ्लुएंशियल, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अगर आपने की ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गलत कर दिया है तो बेटा डेफिनेटली ये लोग एकदम से हड़तालें करना शुरू करेंगे, इसको मीडिया कवर करना शुरू करेगा, और मीडिया भी बीच में आ जाएगा, बड़े सारे लोग और आ जाएंगे। तो अब इन लोगों का सबका आपको अच्छी तरह ये इफेक्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा इफेक्ट कर सकते हैं। These include environment protection groups हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले, जैसे अगर आपने वर्कर्स को वो लॉकडाउन दोबारा शुरू हुआ, डाउन साइजिंग करनी शुरू कर दी, वर्कर्स को निकालने का प्रोग्राम बना लिया,
तो जैसे ही आप वर्कर्स को निकालने की बात कर रहे होंगे या वर्कर्स को निकाल रहे होंगे, तो बेटा साथ ही इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग आएंगे, वो भी आ जाएंगे, भैया ये क्या कर रहे हो, वर्कर्स का इस्तेहसाल कर रहे हो। या मान लो कि किसी को गलत आपने वो डिसमिसल कर दी है किसी की, तो तब भी ये आ जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। या मान लो कि आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो जिससे जानवरों को नुकसान हो रहा है, तो कुछ लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो डेफिनेटली इनका इफेक्ट होता है, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी जिस तरह वो आपको प्रेजेंट करते हैं मुआशरे के अंदर, उससे आपकी नेगेटिविटी मुआशरे के सामने आती है और लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेस। अगर आप की रिसोर्सेस को कंट्रोल करके बैठे हो, बेटा देखो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ना है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। यहां पे बात हो रही है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की, यहां पे हम बात करेंगे यहां पे बात हो रही है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यहां पे हम बात करेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की। खैर, तो ये क्या होती है बेटा, मान लो जो आपका सप्लायर है, जिससे आपका बिजनेस जो सप्लाई खरीदता है, वो बंदा जो मटीरियल है उसके पास वो इंतहाई नायाब किस्म का है, वो आम अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसको कहीं और से खरीदोगे भी, या तो उस तरह का मिलेगा नहीं, या बड़ा ही महंगा मिलेगा। अब इसके पास ये जो रिसोर्सेज है, इसके ऊपर कंट्रोल होने की वजह से आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, आपसे अपनी मनमानी कीमत के वो मान लो कि उसके पैसे चार्ज कर सकता है। इसी तरह बाइंग पावर हो सकती है। मान लो आपका बिजनेस जिस बंदे को मटीरियल बेच रहा है, अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, वो आपका मेजर कस्टमर है, 50-60% आपकी प्रोडक्ट का वो खरीदता है, तो याद रखो उसके नखरे आसान नहीं होंगे। अगर वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देगा, 50-60% आपकी सेल जो है कम होगी। इसलिए इस तरह के बंदे के पास भी ये पावर होती है, तो आपको इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद बेटा अब हम बात करने लगे कुछ सोर्सेस ऑफ इंटरनल पावर, और ये हमने डिस्कस किया था, ये वो पावर है जो इंसान की उसकी जात की वजह से, जो अपनी पर्सनैलिटी अपनी जात की वजह से है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? उसकी पोजीशन पावर। एक बंदा है वो इतना काबिल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कामों के ऊपर उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो डेफिनेटली बेटा अब वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास ऐसी स्पेशल एक्सपर्टाइज हो, जैसे मान लो आजकल ये कॉलेजेस ने भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। जिन कॉलेजेस के पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं होगा इस तरह की सिचुएशन के अंदर, तो डेफिनेटली वो बेचारे ना तो प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा पा रहे हैं, अगर पढ़ा भी पा रहे हैं बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को। लेकिन जिस कॉलेज में इस तरह का बंदा होगा जिसके पास ये खास तरह की स्पेशल एक्सपर्टाइज होगी, जो इस तरह के मामला को जानता होगा, ऑनलाइन क्लासेस के सारे मामला को अरेंज करना जानता होगा, देखो उसके पास आजकल कितनी पावर होगी, कितना वो इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो बंदा है जो इन क्लासेस को ऑनलाइन पॉसिबल बना रहा होगा। तो इसलिए जो भी हो, खासतौर पर बात का एक बंदे के पास खास एक्सपर्टाइज होती है, स्किल्स होती हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को इंतहाई जरूरत होती है, और वो अपनी इस पोजीशन को, अपनी इस पावर को इस्तेमाल कर सकता है। क्लेम ऑन रिसोर्सेस। बड़े यहां पे क्या कहता है कि पावर माइट अराइज फ्रॉम ए क्लेम और कंट्रोल दैट एग्जिस्ट ओवर पर्टिकुलर रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। बात का होता है ना, ये यूनियन वगैरह बनी होती और आप उस यूनियन के हेड हो, उस यूनियन को रिप्रेजेंट करते हो, तो बेटा डेफिनेटली आपकी इस पोजीशन की वजह से, आपकी इस लेवल के ऊपर जाने की वजह से आपके पास ये पावर आ सकती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हो। इस तरह अगर बात करें पर्सनल करिश्मा और इन्फ्लुएंस। पर्सनल करिश्मा क्या होता है? आपकी खुद की ऐसी शख्सियत हो कि लोग आपको फॉलो करना चाहें, लोग आपकी बात मानते हो, आप में कोई लीडरशिप वाली क्वालिटी है, तो बेटा यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आप में ये एक पावर है, इस पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आप बात कर रहे होंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे। वर्कर्स को कहते हो कल से हमने काम नहीं करना, तो वो आपके साथ खड़े होंगे। तो खैर, सम इंडिविजुअल माइट एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस थ्रू देयर पर्सनल क्वालिटीज एंड करिश्मा। उसके पास वैसे ही पर्सनल क्वालिटी और करिश्मा होता है। करिश्मा मतलब उसके पास एक कशिश होती है। देखो ये होते हैं ना, ये एक्टर शेक्टर होते हैं, इनमें भी एक पर्सनल करिश्मा होता है। या ये अर्तुगरुल को देख लो, हर कोई बंदा उसकी तरह की वो कटिंग करवा के फिर रहा है, उस तरह के वो ऊपर वो हेयर बैंड से लगा के फिर रहा है, पता नहीं क्या कुछ करके फिर रहे हैं लोग। तो क्या है? एक पर्सनल करिश्मा है, उस तरह के स्टाइल वो लोगों को पसंद आया, उसके बात करने का अंदाज लोगों को पसंद आया, लोग उसकी तरह का बनना चाहते हैं, उस तरह उसको फॉलो करना चाहते हैं। हालांकि वो कह नहीं रहा किसी को आके, तो ये कुछ पर्सनल करिश्मा इस बेस के ऊपर भी होता है। लो बेटा, ये तो हमने कर लिया डिस्कस। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सुपर से भी ऊपर का इंपॉर्टेंट या सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्या है? मैंडलोज का पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, इसमें क्या डिस्कस करना है? अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें बताओ, हम इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, हम माशाल्लाह सीए बनने जा रहे हैं, हम सीए करने जा रहे हैं, और जब हम सीए करेंगे या तो हमारे खुद का बिजनेस होगा, खुद का कोई कारोबार करेंगे, या किसी और बिजनेस में भी होंगे, तो किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे।
या तो खुद का बिजनेस या किसी और बिजनेस में अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हो। तो सर जब हम इतनी इस लेवल के ऊपर होंगे, इतनी सारी पावर होगी, तो सर ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये स्टेक होल्डर वगैरह सारा कुछ? तो मेरे बच्चे देखो, जब आप खुद का कारोबार कर रहे होंगे या किसी बिजनेस में किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर होगी आपके पास, डिसीजन कर रहे होंगे, तो बेटा याद रखो आपके हर फैसले से कुछ लोग इफेक्ट तो जरूर होंगे। आपके हर फैसले का कुछ लोगों के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा उसका। तो बेटा याद रखो, जब भी आप फैसला कर रहे होंगे आपको देखना पड़ेगा मेरे इस फैसले से कौन लोग मुतासर हो सकते हैं, और जो लोग मुतासर हो सकते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट कैसी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पावर कैसी है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये आसान बात नहीं। देखो अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया, आपने कोई फैसला कर लिया और आपने कहा नहीं मेरे फैसले के ऊपर किसको क्या एतराज होगा, और मैं तो जो फैसला करूं वन साइडेड है भैया, और आप किसी चीज को देखते नहीं, कंसीडर ही नहीं करते, तो बेटा याद रखो कोई ऐसे स्टेक होल्डर को भी आप बात का तो इफेक्ट कर दोगे अपने डिसीजन मेकिंग से जो बड़ा पावरफुल होगा, और फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे आपको स्टेक होल्डर पढ़ा दिया, वो लोग जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होती है, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट हो सकते हैं या उसको कर सकते हैं। तो जब भी आप फैसला करो, आप फैसला करते हुए ध्यान में रखिएगा कि मेरे इस फैसले से कौन से लोग इफेक्ट हो सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं हमें, तो याद रखिएगा। इसलिए आपको ये सारी बातें पढ़ाई गई। अब ये मेंडलो का जो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, ये हमें क्या कह रहा है, कहता है याद रखिएगा कि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन किसी ना किसी को तो इफेक्ट करेगा। अब अगर वो इफेक्ट कर रहा होगा, अब आपको देखना होगा कि जो इफेक्ट होने वाले कौन से लोग हैं या किस तरह की उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, इस चीज को देखिएगा। उसने एक चीज को समझाने के लिए बड़ा आसान काम कर दिया, कहता है एक तरफ रखो इंटरेस्ट, कहता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट बड़ी हाई होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट क्या होगी, लो होगी। और एक तरफ उसने रख दिया पावर को, कहता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में पावर है वो बड़ी हाई होगी, और ऐसे होंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में पावर बड़ी लो होगी। इस बेस के ऊपर उसने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया। कहता ये लो, कहता अब आपने इस चीज को देखना है, हमें इंटरेस्ट और पावर की बेस के ऊपर ये मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। कहता कुछ लोग जो यहां पे खड़े होंगे ना, देखो जो यहां पे ये वाले लोग हैं, कहता ये वो लोग होंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है वो भी लो है और जो पावर है वो भी लो है। कुछ लोग यहां पे खड़े होंगे, ये वो लोग हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है वो हाई है लेकिन पावर क्या है, लो है। कुछ लोग यहां पे खड़े होंगे, ये वो लोग हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है लो है लेकिन पावर क्या है, वो हाई है। कुछ लोग यहां पे होंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी हाई है। कहता जब भी आपने फैसला करना है, देखना है कि जो मेरे फैसले से लोग इफेक्ट हुए हैं उनकी इंटरेस्ट कैसी है, उनकी पावर कैसी है। अगर आपने किसी हाई इंटरेस्ट और हाई पावर वाले बंदे को अपने डिसीजन से इफेक्ट कर दिया तो फिर अपनी भी खैर बनाइएगा। तो इस चीज के लिए बेटा हमें ये सिखाया जा रहा है कि भाई जब भी आप फैसला करें सारे स्टेक होल्डर को दिमाग में रख के करिएगा। कुछ के लिए कुछ फैसला करते हुए अगर कुछ लोग इफेक्ट हो रहे होंगे, हो सकता है उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ अगर फैसले आप कर रहे होंगे उनसे कुछ लोग अगर ऐसे इफेक्ट हो तो जिनकी मान लो कि पावर भी ज्यादा हो, इंटरेस्ट भी ज्यादा हो, तो बेटा फिर आपको फिक्रमंद होने की जरूरत होगी। इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया। बेटा मान लो कहता है जब भी आपने मान लो कोई फैसला करना है, डिसीजन लेना है, तो देखिएगा उससे कौन इफेक्ट हुआ है। अगर तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे इफेक्ट हुए हैं जो मेंडलो के पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स में यहां पे फॉल करते हैं। ये कौन है, ऐसे लोग जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट कैसी है, लो है, और पावर कैसी है, वो भी लो है। ये लोग क्या है, कहते हैं कि देखो ये वो लोग हैं जिनको ना तो ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इंटरेस्ट है ना ही इनके पास इतनी पावर है। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉलेज में आते थे, पढ़ते थे, आप देखते थे कुछ लोग हमारे यहाँ पे गेट कीपर खड़े होते थे, कुछ लोग आगे क्लास के मामला को देख रहे होते थे, सारा कुछ। उसके बाद कुछ लोग स्वीपर वगैरह, ये सारे। आपको क्या लग रहा है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पावर है? उसके बाद अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी इंटरेस्ट है, नहीं मेरे बच्चे, जितनी इनको तनख्वाह मिल रही है उतनी कहीं पर भी मिल जाएगी जहां पर भी ये काम कर रहे होंगे। इसलिए याद रखो इनकी ना तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना ही बहुत ज्यादा पावर है। तो इसलिए कहता है कि जब भी आप फैसला कर रहे हो इनके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इनके बारे में आपको इतनी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, इनके लिए आप मिनिमल एफर्ट रखो है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, कहता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हाई होती है लेकिन पावर क्या है, वो लो है। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं,
बेटा जो आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो, आप लोगों ने फीस जमा करवाई? जी करवाई। और मेरे बच्चे आपने नहीं करवाई, आपके माँ बाप ने करवाई। अगर आपके माँ बाप ने पैसा लगाया आपके ऊपर, अब देखो आप शायद इतने परेशान ना हो, आप शायद अभी फुटा मार के बैठे हो घर, आप चाहे ना पढ़ रहे हो, लेकिन आपके माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़े, इसके ऊपर हम पैसा लगाएं, और इसके फ्यूचर का मामला है। और वो लगातार कॉलेज से राब्ता करके बैठे होते हैं कि सर बताओ हमें, हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, हमारे बच्चे के रिजल्ट के बारे में बताओ। तो ये क्या है, यहां पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हाई है, लेकिन बेचारे कर कुछ नहीं सकते, पावर नहीं उनके पास, लेकिन इंटरेस्ट आप बड़ी हाई है। तो ऐसे लोगों को हमने क्या करके रखना होता है, कीप इन्फॉर्म। कॉलेजेस कितने सियाने हैं, इसी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। वो होता है ना पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम हो रही है, पीटीएम हो रही है, क्या है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। पेरेंट्स को बुला बुला के बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका बच्चा कैसा चल रहा है, और वो भी चाहते हैं हमें इन्फॉर्म रखा जाए, हमें बताया जाए। इसी ये सिचुएशन के ऊपर भी आप बना सकते हो, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। एक ऐसे वालिदैन है, चलो मान लो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे वालिदैन है जिनको अपने बच्चे की एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चाहते हैं हमारा बच्चा एजुकेशन को छोड़े बल्कि खुद का कारोबार करे, एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पे फॉल कर रहे होंगे, नो इंटरेस्ट नो पावर। उनके पास पावर भी नहीं थी, अब उन इंटरेस्ट भी नहीं शो कर रहे। इसलिए याद रखिएगा, ये सिचुएशन के ऊपर देख रहे हैं आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूं, एक बंदा है, उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, उसने कंपनी के मान लो कि 1 करोड़ शेयर खरीदा हुआ, टोटल कंपनी के 10 करोड़ शेयर है या 5 करोड़ शेयर है, उसमें 1 करोड़ एक बंदा खरीद के बैठा हुआ। खुद ही सोचो, क्या उसके पास पावर हाई नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। इंटरेस्ट हाई नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे चलो पावर हाई होगी ना। एक बंदा है, उसने क्या कर रखा है, एक कंपनी है, उसके 1000 शेयर खरीदे हैं, और उसी कंपनी में जो बाकी शेयर होल्डर है वो लाखों उनके पास शेयर है या करोड़ों शेयर है। मुझे ये बताओ, इस बंदे की उनके सामने कोई है किसी तरह की कोई औकात? कुछ नहीं बनता। अब हुआ क्या, लेकिन एक चीज देखो, इस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी 1000 शेयर खरीदने के ऊपर, इसके पास इसके बाद बचा ही कुछ नहीं। या मान लो मेजर अपनी जिंदगी की कमाई इसने लगा दी है यहां पे। मुझे एक चीज बताओ, इसकी इंटरेस्ट कैसी होगी? हालांकि सिर्फ 1000 शेयर है, बाकी लोगों के पास लाखों करोड़ों शेयर है, इसके पास सिर्फ 1000 शेयर है, तो इसकी इंटरेस्ट कैसी होगी? बड़ी हाई है। लेकिन जो पहले करोड़पति है, करोड़ों के इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसने किसी कंपनी के 1500 शेयर खरीदे हो, क्या उसकी इंटरेस्ट होगी? नहीं, इसकी हाई होगी। इसलिए डिपेंड करेगा बेटा सिचुएशन के ऊपर। पास पेपर की अच्छी तरह प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे, बाकी मामला को देख रहे होंगे, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि बेटा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट जो है वो लो होती है, लेकिन पावर क्या है? हाई है। इंटरेस्ट लो है, पावर हाई है। ये सर कौन से लोग हैं जिनकी इंटरेस्ट तो इतनी नहीं लेकिन पावर बड़ी हाई है? बेटा यहां पे अगर मैं कहूं, गवर्नमेंट की एग्जांपल दे दूं आपको। देखो बेटा, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इतनी ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होती। तो ये तो नहीं कि खुदा ना खासा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही होगी और गवर्नमेंट बड़ी पागल हो रही होगी, ऐसा तो कुछ नहीं। तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लो है, लेकिन पावर देखो कितनी हाई है। एक दिन के नोटिस के ऊपर सारे कॉलेजेस बंद कर दिए, सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी, चाहे तो पूरा मुल्क बंद कर दे। अगर आपने कोई एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ना किया तो आपकी कंपनी को सील करके चले जाएंगे। तो यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है? पावर बड़ी हाई है, इंटरेस्ट लो है। तो जब भी आपने फैसला करना है, जब भी मामला चलाने हैं कंपनी के, ध्यान में रखिएगा इन लोगों को आपने सेटिस्फाई रखना है, इन लोगों को सेटिस्फाई रखना है, मुतमिन रखना है। ये नाराज हुए, ये अगर किसी चीज से गैर मुतमिन हुए, तो याद रखिएगा आपके लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या रखना पड़ेगा? आपको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। उसके बाद बात आ जाती है वो लोग जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट भी हाई है, पावर भी हाई है। ये कौन है? ये ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं, जिनकी इंटरेस्ट भी हाई है, पावर भी हाई है। कहते हैं ये की प्लेयर होते हैं जो मान लो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मामला को देख रहे होते हैं। तो ये बेटा पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स हमें बता रहा होता है कि कब हमें क्या करना है, किसके लिए मिनिमल एफर्ट्स लगानी है, किसको हमें इन्फॉर्म्ड रखना है, किस स्टेक होल्डर को हमने सेटिस्फाई रखना है, कौन हमारे लिए की प्लेयर है। इसलिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये मेंडलो का पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब जो किताब में लिखा हुआ उसको देख लो। कहता है इफ ए स्टेक होल्डर हैज ए वेरी लिटिल पावर
पावर क्या है? लिटल है, लो पावर, वेरी लिटल पावर एंड वेरी लिटल इंटरेस्ट इन द मैटर, और इंटरेस्ट भी क्या है? वो भी लो है। तो यहां की बात कर रहा है। तो यहां पे ये देखो कौन से लोग हो सकते हैं, इंप्लॉइज ऑफ द सप्लायर्स, यानी कि वो बंदा जो हमारा सप्लायर है उसके इंप्लॉइज। देखो ये किस लिए वो कह रहा है, देखो एक हमारा सप्लायर है जो हमें सप्लाई कर रहा है, ये इसके लिए हम क्या है, उसके कस्टमर है, हमें माल बिकेगा तो उसका काम चलेगा। इसके जो एम्प्लॉई है, मान लो वो भी यहाँ पे उम्मीदें लगा के बैठे, ये हमारा जो कस्टमर है ये हमसे माल खरीदता रहे, ये चलती रहे और हमें भी कुछ ना कुछ मिलता रहे वहां पे। तो कहते हैं एम्प्लॉई ऑफ सप्लायर्स। ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ना ही बहुत ज्यादा पावर है, बस इतना है कि ठीक है वो खरीदता रहे, उससे हमारा काम भी चलता रहे। ओकेजनल कस्टमर, जो कभी कभार हमसे खरीदता है, इतना ज्यादा रेगुलर या बड़ा कस्टमर नहीं, ओकेजनल है, कभी कभार खरीदता है। तो इस तरह के लोग हैं, उनकी इंटरेस्ट भी लो है और पावर भी उसके पास लो है। आगे हमने डिस्कस करना है क्या है, कहता है इफ ए स्टेक होल्डर हैज वेरी लिटिल पावर, पावर क्या है? लिटिल है, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हाई है। वेरी लिटिल पावर लेकिन इंटरेस्ट क्या है? हाई है। तो ये कौन से हैं? और इनके लिए हमने क्या सलूक करना था? द अप्रोप्रिएट वे टू डील विद देम इज टू कीप देम इन्फॉर्म्ड, यही था ना बेटा। और इनको हमने ऊपर वालों को क्या करना था? इनको सेटिस्फाई रखना, सॉरी इनको हमने क्या था, वो मिनिमल एफर्ट्स ये था। क्या तो यहाँ पे क्या है, इनको आपने क्या करना है? इन्फॉर्म्ड रखना है। और ये कौन से लोग हैं? जैसे लॉयल कस्टमर, आपका जो लॉयल कस्टमर है, मोस्ट सप्लायर, उनकी इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है। मोस्ट एम्प्लॉई, इंटरेस्ट बड़ी हाई है, कहीं से निकाल ना दिया जाए। जो स्मॉल शेयर होल्डर है, जिस तरह अभी हमने बात की थी, एक बंदा अपनी सारी जमा पूंजी लगा के बैठा हुआ है, ये बड़ी अच्छी मुझे ये मिली थी उससे गूगल से, आप भी इसकी चाहे तस्वीर लेकर देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा आपको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये जब आप पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो। उसके बाद बेटा कहता है कि इफ द पावर ऑफ द स्टेक होल्डर इज स्ट्रॉन्ग, पावर क्या है? पावर हाई है, बट द स्टेक होल्डर हैज वेरी लिटिल इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट लो है इन द मैटर, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड, ये हमने बात की थी। तो यहाँ पे क्या कौन की गवर्नमेंट है? मोस्ट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर कौन सी? मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, या ये कह लो ये एक कंपनी होल्डिंग है, ये उसकी सब्सिडरी है। अगर वैसे देखा जाए ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसका काम पता नहीं कितने के इसके पास, ये बॉडी कॉर्पोरेट ने कितनी जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, कितनी जगहों के ऊपर पैसा लगाया होगा, उसमें एक इस कंपनी के भी शेयर खरीद रखे हैं और हो सकता है उसकी होल्डिंग हो। तो बेटा देखो पावर हाई है, चाहे तो इसको जैसे मर्जी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इंटरेस्ट इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि इतनी बड़ा इन्वेस्टर है, इतनी जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसके लिए ये इतना बड़ा मैटर नहीं। और बैंक, जिस तरह हमने बात किया था, मान लो अगर आपने क्या कर रखा है, एक बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया है, और जब बैंक ने लोन दिया किसी बिजनेस को, बेटा याद रखो बैंक इतने करोड़ों अरबों के तो लोन लेकर बैठा हुआ है, वहां पे आपने भी कुछ लाखों का, हजारों का, करोड़ों का लोन लिया होगा। तो वहां पे बैंक, ये नहीं कि बैंक की बड़ी हाई इंटरेस्ट है आपके अंदर, तो वहां पे उसकी मान लो इंटरेस्ट तो लो है लेकिन पावर बड़ी हाई है, लेकिन वो जितना भी उसके लिए जो भी हो, जितना भी लोन है, अगर टाइम के ऊपर वापस ना किया, आपके ऊपर केस होगा, हर्जाना होगा, फाइन होगा, आपके लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस तरह हमने डिस्कस किया था, इसलिए इनको क्या रखना है? सेटिस्फाई। उसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर आर द दोज विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर एंड हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट, वो लोग जिनकी इंटरेस्ट भी हाई हो और पावर भी हाई हो। ये कौन से? हमने कहा था ये की प्लेयर है, सीईओ है, चेयरमैन है, मेजर ब्रांडेड सप्लायर्स हैं, जिनके पास ऐसा माल है जो मान लो कि उनके अलावा कहीं से मिल ही नहीं सकता। ये भी, इनकी इंटरेस्ट भी उनकी भी हाई होगी और उनकी पावर भी हाई होगी। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। आज कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन ये टॉपिक हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट पढ़ा है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अदरवाइज तो बेटा डेफिनेटली आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो।